जी, वक्फे से वापस आ चुका हूँ और हमें जिस शख्सियत ने जॉइन किया है, नौजवानों की बात करते हैं। और आपका ताल्लुक़ जब से मैं इनको देखता आया हूँ, एक ही जमात से था। और आप हुकूमत में भी हैं, बल्कि हुकूमत में क्या कहेंगे कि हुकूमत है ही नहीं की, क्योंकि आप कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम सिंध भी हैं। और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फ़ाहद शफ़ीक भाई ने हमें जॉइन किया है, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। कैसे हैं फ़ाहद भाई आप? ठीक है फ़ाहद भाई, क्योंकि बात चली है नौजवानों की, और आप नौजवानों के लिए बड़ी सोचो फ़िक्र रखते हैं। हुकूमत आपकी है, और अगर हम बात करते हैं पंजाब और सिंध की, तो पंजाब हुकूमत जो है वो अपने सूबे में तमाम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। अगर बिजली की बात की जाए, यूथ की बात की जाए, नौजवानों के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक ही होता है, तो उन्होंने सिंध के लिए कोई इक़दाम उठाया? सिंध के नौजवान जो अभी बेरोज़गार हैं, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा होता जा रहा है, बिजली की इजाफ़ी जो एक्टिविटी हैं, उनको रोकथाम के लिए कोई प्लान है आपके पास सिंध के लिए? रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे जो ज़रूरी बात है कि मैं इस वक्त यहाँ पे फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि आप जिस सूबे में मेरी हुकूमत है, हमारी पार्टी की हुकूमत है, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है कि इसका मतलब वहाँ पे काम हो रहा है और मीडिया इसको पॉजिटिविटी दिखा रहा है, तो इसका मतलब ज़रूर वहाँ पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है आवाम के लिए। देखिए, नौजवान और उसके बाद महंगाई, आपने दो चीज़ों को एक साथ मिला दिया। तो हम पहले नौजवानों से स्टार्ट करें, क्योंकि मेरे पास पोर्टफोलियो है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का, और मैं सिंध को देखता हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ सिंध का। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, वो 10 साल चीफ़ मिनिस्टर पंजाब भी रहे हैं, और उनकी कारकर्दगी पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के हर कोने में उसकी डिस्कशन होती है कि सिंध, वो पंजाब के सूबे को किस तरीके से डेवलप किया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो यूथ एम्पावरमेंट हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो। हम किसी भी चीज़ में ले लें, पंजाब जो है वो सिंध से कई गुना बहुत अच्छा है, सिंध से कई गुना बहुत अच्छा है। और वहाँ पे सिचुएशंस बहुत ज़्यादा चेंज हैं एज़ कम्पेयर टू सिंध। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ सिंध से है और मैं सिंध के सबसे बड़े शहर कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं रहा हूँ, यहीं सियासत भी करते हैं, पार्टी की यूथ विंग को हेड भी करता हूँ। उसके अलावा कराची से इलेक्शन भी लड़ता हूँ, 18 में भी लड़ा, अभी भी लड़ा। तो हमें भी लोग बोलते हैं कि जिस तरीके से पंजाब के नौजवानों को आपने बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं PMLN की गवर्नमेंट ने, और CM पंजाब जब शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने, तो अब वो वज़ीर आज़म हैं तो वो सिंध के नौजवानों को भी दें। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई, जो कि फ़र्स्ट टाइम है कि मुझे ज़िम्मेदारी दी गई सिंध के अंदर, कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट करें और लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाएं। देखिए, दूसरी चीज़ ये कि अब क्योंकि मुझे भी 2-4 महीने हुए बैठे हुए, हम चीज़ों को देख रहे हैं बड़ी गहरी निगाह से और सिचुएशन को लेके चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको हम भरपूर, जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको हम भरपूर तौर पर मार्केट में लेके आ रहे हैं, सिंध के नौजवानों को उसकी आगाही दे रहे हैं। और एक अवेयरनेस का जो सबसे बड़ा मसला था, वो अवेयरनेस को कम करने के लिए हमने अब एक ग्रैंड लॉन्चिंग का फैसला किया है कि हम सिंध के 6 डिवीजन्स में ग्रैंड लॉन्चिंग करें प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की, ताकि सिंध के नौजवान बहन भाइयों को उन प्रोग्राम्स के बारे में पता लगे। हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पास बिज़नेस लोन है, एग्रीकल्चर लोन है, एंटरप्रेन्योर लोन है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर स्किल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बेशुमार टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स लीग्स हैं, टैलेंट हंट के प्रोग्राम्स हैं, पाकिस्तान एजुकेशन इंडोनमेंट फंड्स हैं हमारे पास, जिसमें बच्चे स्कॉलरशिप्स लेते हैं और अपने आप को आगे ग्रोम करते हैं। उसके अलावा आप नाम लें और वो प्रोग्राम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, जो क्योंकि वज़ीर आज़म के 2 विज़न है। वज़ीर आज़म इस वक्त यूथ एम्पावरमेंट और इकॉनमी रिवाइवल के ऊपर काम कर रहे हैं बहुत तेज़ी से, और उनकी यही सोच है कि पाकिस्तान का हर नौजवान बासलाहियत और ख़ुद मुख्तार होना चाहिए। क्योंकि राना मशहूद साहब जो कि पंजाब में उनके साथ 10 साल वज़ीर रहे हैं, कई जी, जी। मिनिस्ट्रियों के, यूथ के, स्पोर्ट्स के, एजुकेशन के, वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को नेशनल लेवल पे लीड कर रहे हैं एज अ चेयरमैन। और
वो भी इस तरीके से काम करते हैं कि आप यकीन करें कि दिन रात हम काम कर रहे हैं। और सिंध में इंशाअल्लाह ताला हम अनकरीब ये आपको भी सुनने को मिलेगा, और आप ये खुद अपने प्रोग्राम में ये बात भी करेंगे कि वज़ीर आज़म की जानिब से नौजवानों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। फ़ाद भाई, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप कि नौजवानों के लिए आपने कुछ सोचा, वो भी सिंध के लिए, कराची के लिए। इत्तेहादी आपके साथ मौजूद हैं। MKM पाकिस्तान कितना खुश है इन प्लानिंग से, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की बुनियाद रखी जाती है रेहान भाई, तो आपके जो इत्तेहादी होते हैं, जो वहाँ के स्टेक होल्डर होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि भाई हम ये मुशावरत की जाती है। तो आपके साथ नून लीग की मुशावरत हुई? देखें, फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो हमारा इत्तेहाद का सबब बना वो वही कंसेंसस थे जिसकी बुनियाद पर एक इत्तेहाद फॉर्म हुआ, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ का क़याम, कराची पैकेज, यानी उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, आपको लग रहा है? जो ट्रैक रिकॉर्ड है ख़ास तौर पर पंजाब में, अगर इम्प्लीमेंटेशन, अगर हम सेगमेंटेशन करें इसकी, और अगर पंजाब के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो इत्मीनान बख्श नज़र आता है। अच्छा। बशर्ते कि वो कराची में फ़हद शफीक जैसे नौजवान को अगर नॉमिनेट किया है वफाक ने, तो मैं पुरुमीद हूँ, तस्कीन बख्श होगा ये कि अगर ये अपने उन तमाम प्रोग्राम्स को जो कि माजी में पंजाब में इम्प्लीमेंटेशन की जा चुकी है, जिसके समरात आ चुके हैं, जो रेप्लिकेट हो चुका है, सिंध में भी किया जाए। अच्छा, ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है? 18वीं तरमीम के बाद कोई जरूरत नहीं बिल्कुल है। ऐसे मैं इधर ही आना चाह रहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सूबा रिस्पॉन्सिबल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो MKM को वफाक से जाकर रिक्वेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? और वफाक को फहद शफीक, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा नुक्ता है। जरूरत इसलिए पड़ी कि बदकिस्मती से जो हमें हमारी तवक्कुआत थी सिंध हुकूमत के साथ 18वीं तरमीम के बाद, वो तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही ना। और यही सबब बना हमारे इत्तेहाद का वफाक के साथ, यही सबब बना प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन को फोकस करने का। अभी क्योंकि अर्ली डेज हैं तो यकीनन अभी वो नताइज नहीं आएंगे। तस्कीन बख्श चीज़ है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, मैंने खुद विटनेस किया है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि फहद साहब ने अपने प्रेजेंटेशन दी और आगाह भी किया। तो हम दामे दर में सुखने इनके साथ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अनबायस्ड, अनपॉलिटिसाइज्ड ये इम्प्लीमेंटेशन की ख्वाहिश रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरे सिंध भर में, बिलखुसूस कराची में, बिलअमूम पूरे सिंध में अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन का सिलसिला शुरू होता है तो आप देखिएगा 8-10 साल बाद, क्योंकि फौरी तौर पर नताइज तो नहीं आते ना किसी बिल्कुल चीज़ ऐसा ही है, वो नताइज आना शुरू होंगे। अच्छा, अब अगर हम अपनी उस डिमांड की बात करें कि जिसकी बुनियाद पर वफाक के साथ हमारा इत्तेहाद हुआ, तो देखें ज़्यादातर चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के मामला हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ का क़याम हो, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, वो सूबे को मुंतकिल हो गया था। और हमारा एक ग्रीवियंस ये था कि 18वीं तरमीम की रूह के मुताबिक मज़ीद डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि आर्टिकल 140A का इतलाक़ भी होना चाहिए। फिर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड्स तकरीबन जो कि खरबों रुपए बनते बिल्कुल हैं, ऐसा ही है, वो नहीं किए गए, नहीं किए गए। तकरीबन 10 साल होने को है। वफाक दे रहा है सूबे को, लेकिन सूबा फर्दर उसको डिवॉल्व नहीं कर रहा। लोकल बॉडीज़ किसी की भी हो, हमने तो बाइकआउट किया था, असूली मौक़िफ़ था, और वो असूली मौक़िफ़ ये था कि डिलिमिटेशंस, आबादी गिनना, ये तमाम चीज़ें नहीं हुई थी। और ये भी एक बताता चलूँ मैं बात कि जो हमारा इश्तराक इनके साथ हुआ, PMLN के साथ, उसमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये थी कि कराची की तकरीबन 1.25 करोड़ आबादी जो मिसिंग कर दी गई थी मरदमशुमारी में, वज़ीर आज़म ने MKM की रिक्वेस्ट के ऊपर रीसेंसस करवाए। और वो 1.25 करोड़ की आबादी बढ़ जाना कोई मामूली बात नहीं है। वो मिसिंग पर्सन्स जो कि 1.25 करोड़ की आबादी थी। अच्छा, उसके बाद फिर मैपिंग होती है, फिर मैपिंग के बाद डीलिमिटेशंस होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं। वहाँ पर हमारा इख्तलाफ सिंध हुकूमत के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ ये था कि सिंध हुकूमत जो डीलिमिटेशंस कर रही है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना रही है, जी, वो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल कर रही है। DCs का काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है, उनको ऑटोनोमस बॉडी है, उसको करने देते हैं। तो इस इख्तलाफ राय की वजह से और अदम सुनवाई की वजह से हमने उसका बाइकआउट किया, क्योंकि इलेक्शन लड़कर और इलेक्शन को बाइकआउट करके भी हम अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल कर रहे हैं। रेहान भाई, मैंने आपकी सारी गुफ्तगू का जो खुलासा निकाला है ना, वो ये निकाला है कि जब मैं अपने घर में रह के अपने घर की हिफाजत कर ही नहीं पा रहा, तो फिर मुझे घर छोड़ देना चाहिए। जब आप इत्तेहादियों के पास जाते हो और आपकी बात पे फ़ौरन
देखिए, आपने अभी अमली जामा पहना दिया ना कि आपने कहा कि नौजवानों को कुछ हो हाव ना हो तो है ही नहीं। अब वो नौजवान जो इंतज़ार कर रहे हैं रिलीफ का, वो कैसे इन तमाम चीज़ों से मुस्तफ़ीद होंगे फात भाई? देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिंध के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा टिपिकल है। डिस्टर्ब थी, और जो अभी सिंध भी है के या थी? नौजवान डेफिनेटली है, उसको हम ग्रेजुअली सही लेकिन कर रहे दावे हैं। तो बहुत कर रहे हैं ये लोग। ये कह रहे हैं कि भाई हमने पीपल्स पार्टी ने आके निज़ाम चेंज कर दिया है, नौजवानों की सोच को बदल दिया है और हम बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सिवाय कब्जे के, सिवाय करप्शन के हमें तो कुछ, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। देखिए, इसमें क्या है कि नौजवानों को इसमें कोई शक नहीं है कि वो थोड़ा सा उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया है, चाहे वो एडवाइज़र्स हों सीएम के, या स्पेशल असिस्टेंट्स हों, या मिनिस्टर्स हों, उनको अब वो ये लेके आ रहे हैं फ्रंट पे। लेकिन एज सच कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लेके आए अभी तक, जो कि वज़ीरे यूथ एंड स्पोर्ट्स हैं सूबाई मोहम्मद बख्श महर साहब, वो भी मुझे एज सच कहीं नज़र नहीं आते। लेकिन होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे कि वो नौजवानों के लिए कुछ कर सकें सिंध के। फात भाई, आपको लगता है कि पूरे सिंध का जो तालीमी निज़ाम है करप्ट है, देखिए ये या कुछ बेहतरी आ सकती है, या देखिए कुछ बेहतर है? मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर हम कंपैरिजन पे जाएं ना, तो 10 साल की शहबाज साहब की पंजाब हुकूमत और तकरीबन 16 साल की सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत, आप कंपैरिजन करें हर जाविये से। नज़र आ रहा है ना, दिखाई एजुकेशन दे रहा है। स्टैंडर्ड पंजाब का आपको पता है, दानिश स्कूल का मॉडल जो शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, नज़र आ रहा है गरीब सर, का बच्चा बिल्कुल पढ़ता है ऐसा ही फ्री है। ऑफ कॉस्ट, उसमें रहता भी है, उसमें पढ़ता भी है, और उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल का है। किसी बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल का वो एजुकेशन स्टैंडर्ड नहीं होगा। तो मैं यही बात कहता हूँ हमेशा, और जैसे कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई उसके ऊपर हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह जो डिप्राइवनेस है सिंध के नौजवानों में, हमारे बहन भाइयों में, उसको दूर कर सकें। तो देखिए, अवेयरनेस का बहुत बड़ा इशू था, लोगों को पता ही नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है क्या, उसके अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हाउ टू अप्लाई। और सिचुएशन इस तरीके की थी कि हमने उसका एक मैकेनिज़्म बनाया। उसका मैकेनिज़्म, क्योंकि डेफिनेटली जब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ के जवाब भी मुझे देना पड़ेगा बिल्कुल और ऐसा ही है। साबित भी करना पड़ेगा। तो मैंने एक बैठ के मैकेनिज़्म बनाया कि हम इसकी ग्रैंड लॉन्चिंग करने जाएं, क्योंकि अभी बजट में इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने यूथ के लिए काफ़ी सारे बजट जी जी। निकाल के और यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर बजट लगाने का फ़ैसला किया। तो हम इंशाअल्लाह ताला अनकरीब 6 डिवीज़न्स में सिंध के कराची, हैदराबाद, मीर पुखास, लाड़काना, नवाबशाह, सक्खर, उसमें ग्रैंड लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। 2-2 दिन का एग्जीबिशन करेंगे। उसमें जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको हम बाकायदा उनके स्टॉल्स लगा के, ट्रेन स्टाफ मौजूद होगा जो प्रॉपर्ली ब्रीफ कर सके, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का अपना पोर्टल है। तो इसके जितने भी फंड्स हैं ना, वो हर मिनिस्ट्री के अंदर एलोकेटेड हैं, और हर मिनिस्ट्री इसके अंदर आ जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि 70% पॉपुलेशन जो है वो बिलो 35 है पाकिस्तान की। बिल्कुल। तो नौजवानों की बहुत बड़ी कसीर तादाद है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद तो है, और मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्योंकि मैं बार बार बोलता रहता था कि सिंध के नौजवानों के लिए हमें कुछ करना है। आपकी बड़ी स्ट्रगल भी है फात भाई, हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि डेफिनेटली नौजवानों के कोशिश, लिए आप सोचते भी हैं। रेहान भाई बैठे हैं, ये हमारे सीनियर भी हैं, और मैं इनके सामने ही, और जिस डिस्ट्रिक्ट के ये चेयरमैन थे उसमें ही मेरी रिहाइश है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो माशाल्लाह इन्होंने भी अपने वक्त में बड़ा अच्छा काम किया है, और ये सीनियर भी हैं, एमएनए भी रह चुके हैं 2 दफ़ा, और काफ़ी सारी चीज़ें हम इनसे भी सीखते हैं, हमारे काफ़ी इंटरेक्शन रहता है, और हम आपस में देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर जो भी आपके साथ मिल के इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता है तो आप उसको मिलाएं। आज मैंने एक थिंक टैंक बनाया है जो कि जिसके साथ मैं बैठ के डिस्कशन करता हूँ। उसमें यंग डॉक्टर्स, यंग एडवोकेट्स, यंग आईटी स्पेशलिस्ट, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सब हैं, और उसमें पीटीआई के लोग भी हैं। तो हमें किसी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कोई अच्छे, की बात करोगे, जी पंजाब कराची, में तो नहीं होता। देखिए इसके अंदर लोग बेचारे पीटीआई से भी तंग आ चुके हैं नौजवान, क्योंकि उनको सिर्फ धरने, जलसे, लाठी, गालियां इन पे लगाया हुआ है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ कोई नहीं दी जा रही। वो ये बात आज करते हैं कि 3.5 साल की जो हमारी हुकूमत थी वफाक में, उसके अंदर भी हमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई। हमें सिर्फ ये सिखाया गया कि बदतमीज़ी कैसे करनी है, सोशल मीडिया के पे आके गालियाँ कैसे देनी है, इन जलसों में आ जाओ, इन धरनों में आ जाओ, इसको गाली दे दो, ये लाठी पकड़ लो, इसको मार दो, उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करो। देखिए ये सब नहीं है। अगर हमने सबसे पहले अपना किरदार अच्छा करना है,
और पाकिस्तान की पॉजिटिविटी को हमने उजागर करना है, क्योंकि जो मुख्तलिफ ममालिक हैं ना आपके बराबर में दुश्मन, वो आपके ऊपर जो आपकी नेगेटिविटी जाती है ना उसको इतना हाइप देते हैं, इतना हाइप देते हैं कि कोई हद नहीं। हम सब की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान, आप देखें ना, पाकिस्तान ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज देखें और दूसरी चीज़ों में देखें, जो IMF के नुमाइंदे का ये बयान है पिछले दिनों BBC पे बैठ के कि जिस स्ट्रैटेजी पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म काम कर रहे हैं, अगली दफ़ा उनको IMF पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखें ना, बैक टू बैक डेलीगेशंस आ रहे हैं दूसरे ममालिक के और इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं कि हम दूसरे मुल्क से इन्वेस्टमेंट्स लाएं, जॉइंट वेंचर पे उनके साथ यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करें, ताकि हमारी जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ें, रेवेन्यू हमारा बढ़े, चीज़ें अच्छी हो, मुल्क के अंदर मुस्तहकम, मतलब खुशहाली आए, मुल्क मुस्तहकम हो। तो देखें, ओवर द नाइट तो कुछ भी नहीं हो जाता। जैसे रेहान भाई ने बोला कि मतलब इसके जो रिपोकशंस हैं वो थोड़े टाइम बाद नज़र आना शुरू होंगे। तो हम सबको मिल के इसके ऊपर काम करना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि MQM के जितने भी लोग हैं उनके साथ मेरा एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, और भी मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोगों के साथ, क्योंकि हमने पाकिस्तान के लिए जब सोचना है तो हमें वन पेज पे आना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात कही फात भाई आपने, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बेशक पंजाब हुकूमत ने तालीम पे खासा फोकस रखा हुआ है और दिखाई भी दे रहा है, नज़र आ रहा है, लेकिन एक चीज़ तो कॉमन है हमारी सिंध की और पंजाब की, वो ये कि तालीमी इदारों में सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। पंजाब हुकूमत के अगर बात की जाए तो वहाँ एक कॉलेज में लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। जब स्टूडेंट्स एहतजाज करते हैं तो उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये वही तो पंजाब है। अगर आप तालीम की बात करें, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन तालीमी इदारों में सिक्योरिटी कौन देगा? देखिए, वो आप अगर उसकी डिटेल में जाएं तो उस बच्ची को ज़्यादती का निशाना नहीं बनाया गया। ये तो हर बंदा ये कह रहा है ना, लेकिन उनके वालिदैन अगर तो आप कह रहे हैं उसकी रोक दिया डिटेल गया में जाएं, कि किसको कैसे रोक दिया गया? पंजाब हुकूमत के ऊपर लोग उंगलियां उठा रहे थे ना, इसलिए पूरी उन्हें पूरी पूरी अपनी पूरी इज्जत को बचाने हाइप के लिए पूरी उसको पूरा हाइप क्रिएट की गई गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के लिए। इसकी पूरी रिपोर्ट मौजूद है, जितने सीनियर एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनसे डिटेल ली तो जाए। किसने किया ये काम? ये आप बताइए ना, डेफिनेटली जो इंतशार फैला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, यानी पाकिस्तान PTI जी जी डेफिनेटली PTI उनको क्या इससे मुफाद और था? ये साइबर क्राइम ने उनको पकड़ा भी है जिन्होंने इसको स्टार्टअप लिया। ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो एक पूरा प्लान बनाया गया कि इस चीज़ को प्रॉपरली बैक एंड पे लेके जाएं। क्योंकि देखिए, मरियम नवाज साहिबा शहबाज शरीफ की लेगेसी को लेके चल रही हैं, डेली बेसिस पे नए नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। और मैं तो कहता, देखिए अब आप, वो डेली कोई ना कोई इनिशिएटिव लेके आती हैं, उसकी वजह से हमारे सूबाई वजीर जो हैं भाई शर्जील मेमन साहब, उनको आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती हैं कि हम भी ये ला रहे हैं, हम भी ये ला रहे हैं, हम भी ये ला रहे हैं। तो चले, अच्छी बात है कि अगर आप कंपैरिजन में आके कुछ ना कुछ सिंध के ऊपर भी बेहतरी हो जाए मरियम नवाज साहिबा की वजह से, तो हम तो खुशकिस्मत होंगे इसको लेके। और देखिए, दो चीज़ें हैं हमारे पास। एक तो हमारे नौजवानों को जिस ट्रैक पे लगा दिया गया है उस ट्रैक से उतारना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर जब आप देखते हैं कोई वफ्द आ रहा होता है बैरून मुल्क से, कोई भी अगर स्टेट के प्रेसिडेंट या वज़ीर आज़म आ रहे होते हैं, ये धरने शुरू कर देते हैं, ये एहतजाज शुरू कर देते हैं। देखिए, ये वही PTI है ना जो अपने दौर में इमरान खान साहब के कितने बयानात हैं कि मईशत अच्छी होनी चाहिए, एहतजाज नहीं करना चाहिए, स्टेट से नहीं लड़ना कर सकते हैं ना, एहतजाज करें, आप तो एहतजाज करें, एहतजाज से किसी को मना नहीं कर रहे, एहतजाज से किसी को मना नहीं कर रहे क्या? अच्छा, किसी करने दे। उन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या किया है 9 मई के एहतजाज में? पढ़ते हुए एक आप मुझे, और वो नमाज भी नहीं पढ़ रहा था, लेकिन दिखाया उसकी तो वीडियो बकायदा आ गई, देखा कि नमाज ही पढ़ रहा था। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो दिखाया जा रहा है वो असल है नहीं। तो जो दिखाया जा रहा है, अभी हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे ना कि नेगेटिविटी को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, जी जी जी, पॉजिटिव चीज को प्रमोट नहीं किया जाता। सोशल मीडिया काफी दिनों से डाउन चल रहा है। कराची की एक बच्ची ने औरंगी टाउन में गोल्ड मेडल हासिल किया है NED यूनिवर्सिटी से, उसको पूछ ही नहीं रहा कि गरीब खानदान से उसका ताल्लुक है, उसको नहीं दिखाया जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई अगर रोड के ऊपर डांस कर रहा हो ना तो उसको ज्यादा प्रमोट किया जाता है। यही तो वजह है, यही तो मामलात हैं। देखिए, आप मुझे बताएं ना, आप मुझे एक बात बताएं, किस पार्टी ने 9 मई किया? किस पार्टी ने पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला किया? किस पार्टी ने पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचाया? हम भी ने भी एहतजाज किया पोजीशन में, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है कि हम PDM का एहतजाज लेके इलेक्शन कमीशन के सामने गए थे, मैं उसमें मौजूद था
लेकिन अपने टाइम फ्रेम में वापस चले गए थे। हमने कई एहतजाज किए, MQM ने कई एहतजाज किए, पीपल्स पार्टी ने कई एहतजाज किए, JUI ने कई एहतजाज किए। क्या हम गने लेके गए थे? क्या हम शैल लेके गए थे? क्या हम बंदूकें लेके गए थे? लेकिन क्या हमने 9 मई किया था? एहतजाज तो सबने ही किया है ना। तो अपने किस अपने किस वक्त तरीके में की रह के आपने सिचुएशन? भी किया, देखिए, MKM ने भी एहतजाज किया। का क्या सुप्रीम तरीका कोर्ट होता पे हमला हुआ। है? या आप किसने किया? आप बताइए ना किसने किया? PTI ने। आपको नहीं पता किसने सुप्रीम कोर्ट पे हमला PTI, PTV पे हमला PTI, रेडियो पाकिस्तान पे हमला PTI, कानून नाफिज करदे इदारों के उनकी जो घरों पे हमला, GHQ पे हमला किसने किया है? आप मुझे बताएं ना। जिनका माजी ऐसा हो उनको एहतजाज करने दें, और उनको जब बता दिया गया कोर्ट के ऑर्डर्स पे कि आपको ये जगह दी गई है, आप वहां पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं, धरना दें। देखिए, स्टेट आखिरी रात 4 बजे तक वजीर दाखिला सब्र करते रहे, खामोशी से बैठे रहे कि किसी तरह मान जाएं। हर चीज प्रोवाइड की गई। उनके चेयरमैन जो अभी इस वक्त हैं, उनको यहां तक कन्वेंस भी प्रोवाइड की गई कि आप जाके इसके ऊपर डिस्कस करें। लेकिन जब आप इस किसी बैरूने मुल्क के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे होंगे तो हम अपने मुल्क को नुकसान नहीं, स्टेट से कोई नहीं लड़ सकता। ये इमरान खान का अपना भी बयान है। और आप किस तरीके की सिचुएशन बनाते हैं? आपने रेंजर्स वालों को मार दिया, आपने पुलिस वालों को मार दिया। जो इस वक्त IG इस्लामाबाद है, आपको पता है उनकी एक आंख नहीं है। वो किसकी वजह से नहीं है? इन्हीं के प्रोटेस्टों की वजह से। आप गुलेल लेके आके कंचे मारते हैं लोगों को। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक किया ऐसा? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने किया, किसी और ने किया? देखिए, बड़े बड़े विजन पे हमें सोचना पड़ेगा। और खुदारा मेरी आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के अच्छे इमेज को प्रमोट करें, इन दहशतगर्दों को प्रमोट ना करें। और मेरी पाकिस्तान के हर नौजवान से ये गुजारिश है कि हमारा मुल्क हमारी पहचान है। सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर सियासत है। जब पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो कैसी सियासत? तो हमें हमारा ये फर्ज बनता है, क्योंकि हम पाकिस्तानी नेशनल हैं, हम अपनी पॉजिटिव चीजों को प्रमोट करें और जो अच्छी बात हो उसको लेके चलें। नेगेटिविटी को प्रमोट तो हम रोज करते हैं, माजरत के साथ। रेहान भाई, क्या कहेंगे आप? क्योंकि मैं जब से सहाफत में आया हूँ, देखता हुआ आया हूँ कि जब जब जिस सियासी जमात को मौका मिला, चाहे वो इत्तेहादी हो, चाहे वो अपोजिशन हो, उसने अपने अपने वक्त में रह के एहतजाज तो किया। लेकिन यहाँ अगर डॉक्टरों की बात की जाए, उस्ताज़ा की बात की जाए, अगर वो अपना हक मांगने के लिए आते हैं रोडों पे, तो उन पे भी लाठियाँ बरसाई जाती हैं, उन पे भी शेलिंग की जाती है। क्या उस वक्त की हुकूमत करती है, ये जिम्मेदारी लेती है? ये क्या होगा? या जैसे कि आपने फाद की तकरीबन बात समाप्त की, एहतजाज एक जमहूरी हक है, लेकिन क्राइटेरिया भी है उसका, जैसे फाद ने बताया कि उसका क्राइटेरिया भी है। बिल्कुल, उसका एक तरीक़ाकार है। और ख़ास तौर पर अभी जो मौजूदा हालात में देखें, और मुख्तलिफ जो इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले, इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अगर एहतजाज कर रहे होते हैं, अगर उस एहतजाज को सियासी रुख देने के लिए एक मखसूस तबका, जिस तरह भी बताया कि उस बच्ची के हादसे को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई पंजाब के एक तालीमी इदारे, बहुत वायरल हुआ, सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ था। किसने किया? वो क्यों किया? जब ऐसे वाक़यात नहीं थे तो पाकिस्तान को डिफेम नहीं किया जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मजरू नहीं किया जा रहा बैनुल अक़वामी तौर पर? क्या पाकिस्तान के इदारों के तशख़्ख़ुस को बर्बाद नहीं किया जा रहा? क्या पाकिस्तान की सलामती और नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ये बात नहीं है? लेकिन यानी पहले उनके वालिदैन आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें वो मुकर जाते हैं। एक बात जानता हूँ, हमारे ग्रीवियंस बहुत सारे हैं इदारों से, शदीद तरीन ग्रीवियंस हैं, लेकिन उन ग्रीवियंस की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को पामाल करने के दरपे नहीं हुए। हमारे आज भी ग्रीवियंस हैं, रिड्रेसल की ज़रूरत कर रहे हैं। हम आज भी बोलते हैं कि हमारे उन तमाम मसाइल को रिड्रेसल किया जाए, कभी ना कभी होगा। लेकिन इसका ये जवाज़ नहीं बना सकते हम किसी भी सूरत में कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले किसी भी वफूद के सामने पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को और एतमाद को ठेस पहुँचाएँ और वो अल्लाह हाफ़िज़ कह के पाकिस्तान के वफूद जो कि पाकिस्तान में मुमकिन तौर पर सरमायाकारी करने जा रहे हों वो चले जाएँ, या बैनुल अक़वामी तौर पर मुख्तलिफ इदारों में इसराइल की पार्लियामेंट से आ रहा है लेटर भाई, USA की पार्लियामेंट से आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि डॉक्टर इसरार की बात दुरुस्त थी। इसका मतलब ये हुआ कि हकीम सईद की बात दुरुस्त थी। आज से 25-20 साल पहले उन्होंने जो प्रेडिक्शंस की थी। तो ये तो जी शऊर लोगों की सोचने की बात है। गैर पार्लिमानी ज़ुबान, बेहुदा अल्फाज, अबे तबे की सियासत, ये माहौल किसने क्रिएट किया है? ये क्यों किया क्रिएट? और अभी अगर हम 1 साल के दौर का भी देख लेना
तो देखें, जब जब बैनुल अक़वामी वफूद आ रहे होते हैं तब आपको क्यों ख्याल आ रहा होता है, आप एक स्पेसिफिक सूबे के रिसोर्सेज को, उसकी मशीनरीज को, उसके वसाइल को वफाक के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के दरपे होते हैं। तो ये किसने इजाज़त दी? देखें, ये मैं जिस वक्त इन्होंने PTV पे हमला किया था, रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया था, पार्लियामेंट पे हमला किया था, उस वक्त मीडिया के ज़रिए ही मैंने रिकॉर्ड पे मैं लेकर आया था कि ये इनके गले पड़ेगी चीज़ें हैं, और ये गले पड़ी। और ये आज जो बीज बो रहे हैं मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर, कोई मौका छोड़ रहे नहीं है, और जिन मासूम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वरगला रहे हैं, ये कल इनके गले पड़ेगी चीज़ें। ये इस तरह थोड़ी जाएगी। आपने रेडियो पाकिस्तान पे हमला कर दिया, PTV पे हमला कर दिया, इक्विपमेंट बर्बाद कर दिए, कैसे छोड़ देंगे भाई? दुश्मन जब भी हमला करता है तो आपके कम्युनिकेशन निज़ाम को ऐसा ही है, बर्बाद बिल्कुल करता ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा आप ही है। दुश्मन से भी बदतर हैं, फिर किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं भाई? पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मजरू करके किसको फ़ायदा हो रहा है? तो पाकिस्तान का दुश्मन उसी को फ़ायदा हो रहा होगा ना। तो पाकिस्तान का दुश्मन कौन कौन है? तो पाकिस्तान के दुश्मन को फ़ायदा देने की अगर बात कर रहे हैं, देखिए हमारे अपने आपस के इख्तलाफात हैं, शदीद तरीन इख्तलाफात हों, लेकिन वो टेबल पे बैठकर या पुरअमन तरीके से एहतजाज करके किए जाते हैं। आपका आइडियोलॉजी होती है, नज़रियात होते हैं। कोई पूछे इनके उन फॉलोअर्स से जिनको वरगलाया जा रहा है कि आपके आइडियोलॉजी क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है। फैन फॉलोइंग पे नहीं चलेगा ना मामला, आइडियोलॉजी पे चलेगा। देखिए, अफगानिस्तान तो नज़र आया हमें, और गिरफ्तारी भी अमल में आई। IG साहब ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई कि अफगानी लोग आए हुए हैं धरने के अंदर, और भाई तुम्हारा क्या काम है यार, तुम तो पाकिस्तान के दुश्मन हो। पहले मैं भारत से खतरा हुआ करता था, लेकिन अब तो अफगानिस्तान से खतरा होता है रेहान भाई हमें। अफगानिस्तान को बैकअप कौन करता है भाई? चाणक्य की पॉलिसी कौन इंप्लीमेंट करता है? योर इमीडिएट नेबर कैन नॉट बी योर फ्रेंड, बट योर नेबर्स नेबर कैन बी द फ्रेंड। ये तो चाणक्य की पॉलिसी ऐसा ही है, हिंदुस्तान बिल्कुल इसी ऐसा को ही कर रहा है। अफगानिस्तान को दोस्त बनाया हुआ है, अफगानिस्तान के ऐसा ही जरिए है। जो भी मामला होते कर रहे होता है। माजी में इंडिया के ताल्लुकात और आज भी सबसे बेहतरीन ताल्लुकात अफगानिस्तान के अब साथ तो है। ऐसे ताल्लुकात हुए हैं हमने उनके। अपने दिल की जान खोलकर, हमारे अपने बहन भाई हैं, ऐसा ही है। उनको जगहें दी, उनको फैसिलिटेट किया। आज हमें आके दिखा रहे साले कचरा उठाने वाले, कल तक कचरा उठाते थे अच्छे ये। बुरे हर जगह होते हैं। और लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जिन लोगों ने आज भी पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखा हुआ है और पाकिस्तानी कहलाना चाहते हैं, लेकिन उनको भी हम गलत नज़र से देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाज़रीन किराम, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम थी और गुफ्तगू हमारी तवील हो गई। मैं बहुत कुछ चाहता था फ़ाद भाई आपसे बात करूं, लेकिन आपने जो नौजवानों के लिए खुशखबरी सुना दी है, मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो। और रेहान भाई ने भी बाकायदा तौर पे कहा कि हम इस बात को खुशाइन कहते हैं, और इनके इल्म में है, क्योंकि MKM के कहने पे ही, क्योंकि इत्तेहाद था, आपने अपनी जो शराइत थी उसमें ये रखा था कि नौजवानों के लिए कुछ हिकमत अमली की जाए, लेकिन नौकरियां भी मिलेंगी। देखिए, नौकरियों का ताल्लुक वफाक में है, सूबे में है। क्या पाकिस्तान के क्योंकि यहाँ पास तो- इतना सरमाया है कि अपने वो डाउन साइजिंग करेगा इदारों में, या बैरूनी सरमायाकारी होगी? सरमायाकारी होगी, इंडस्ट्रीज बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तभी तो नौकरियां लेकिन मिलेंगी। सरकारी जब आप- मुलाजिमीन सरकारी तो- नौकरी क्यों चाहिए भाई? हमेशा सरकारी नौकरी के मतलब सरकार के पास भी तो एक लिमिटेशंस होती है ना। सरकारी नौकरी के लिए क्यों करें आप? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, टफ कॉम्पिटिशन होता है। दुनिया के दीगर ममालिक में भी सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागे? यहाँ पर बेहतरीन सरमायाकारी क्यों नहीं की जाए? यहाँ पर SME सेक्टर को, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट को क्यों नहीं फ़रोग दिया जाए? वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हाँ, उसको स्ट्रीमलाइन में लाना ज़रूरी है, उसको मरबूत पॉलिसीज़ के ज़रिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बना के ऊपर इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। वो फ़ाद भाई आप बेहतर समझते हैं नौजवानों को। आप जो रेहान भाई की बात है, आप इस पे थोड़ा फोकस कीजिए। और कराची का नौजवान चाहता है आगे बढ़ना, लेकिन उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। क्योंकि आखिरी मिनट में चाहूँगा कि आपका भी नौजवानों के लिए कोई मैसेज चला जाए। नौकरी की तरफ नहीं लेके जाना चाहते, हम नौजवानों को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से यूथ बिज़नेस लोन दिया जा रहा है 75 लाख तक, कि आप अपना बिज़नेस स्टार्टअप करें, और उस बिज़नेस स्टार्टअप से चाहे वो किसी भी नौइयत का हो। और इन सारी चीज़ों में अप्लाई करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाएं, उधर जाके वेबसाइट खोलें, या हमारी एप्लीकेशन है। ये प्राइम कराची मिनिस्टर- वाले भी हासिल कर सकते जी हैं। पूरे पाकिस्तान के नौजवान इससे हासिल अच्छा। कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के नाम से हमारी वेबसाइट है, हमारी एप्लीकेशन है iOS एंड्रॉयड दोनों के ऊपर। उसके अंदर ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं,
और बहुत ट्रांसपेरेंट इसका तरीक़ेकार है कि आप उस पर जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करें। जिस भी डोमेन में आपको अप्लाई करना है अप्लाई करें। हम पेड इंटर्नशिप भी ऑफ़र कर रहे हैं बच्चों को, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट का सेगमेंट भी मौजूद है, उसके अंदर बिजनेस भी है, उसके अंदर लैपटॉप स्कीम्स भी हैं, उसके अंदर इनोवेशन अवार्ड्स भी हैं, उसके अंदर पाकिस्तान एजुकेशन एंडोनमेंट फ़ंड भी है, उसके अंदर बेशुमार चीज़ें हैं। तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की वेबसाइट को विज़िट करें और उसमें जाके अप्लाई करें और अपने मुस्तकबिल को ब्राइट करें। और वज़ीर आज़म की जानिब से ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज। और मैंने कहा था ना कि बहुत कुछ होने वाला है, यही खुशखबरी थी जो मैंने आप तक पहुंचानी थी। रियान भाई ने भी और फ़ाद भाई ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह इस पे इम्प्लीमेंट होने वाला है। नौजवान जो फ़ाद भाई ने जो वेबसाइट बताई है उसका विजिट कीजिए और बड़ी आसानी से जी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की वेबसाइट खोलें, इस वक्त भी एग्जिस्टिंग किसी भी चीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का खुसूसी प्रोग्राम जिसको आपने देखा। बाखबर पाकिस्तान ने हमेशा नौजवानों की बात की है, हक़ की बात की है। मैं अपने दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने कीमती वक्त में से वक्त दिया और इस ट्रांसमिशन को चार चांद लगे। नाज़रीन, अगले हफ्ते जो मैं दिखाने वाला हूँ, कुरंगी के इलाके में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। एक बच्ची को लेके माँ बाप ने एक 60 साला बुज़ुर्ग को मैं क्या कहूँ कि इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि कोशिश की गई ज़्यादती की। लेकिन अब उन्हीं फैमिली की तरफ से उनको मैसेज आ रहे हैं कि आप हमें इतने लाख दे दीजिए। कुछ लोग हैं, कुछ शरपसंद अनासिर हैं, कुछ जैली सहाफ़ी हैं जो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं इसका खुलासा इंशाल्लाह अगले हफ्ते अपने प्रोग्राम में बाकायदा तौर पे दिखाऊंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।